बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, आज मुल्क भर में जश्न आज़ादी इंतहाई जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर आज तकरीबात का इनेकाद भी किया गया, जबकि अनवारुल हक काकड़ साहब ने बतौर निगरान वज़ीर आज़म आज अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। इस समेत दिन भर जो मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अनवारुल हक काकड़ साहब ने बतौर निगरान वज़ीर आज़म आज अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। उनकी क़यादत में क्या अवामी मसाइल में बेहतरी आप देख रहे हैं? एक तो जी एक बार फिर 14 अगस्त की मुबारक सबको, यौम आज़ादी की। और आज GNN को भी 5 साल हुए जी माशाल्लाह। और तमाम टीम को, इंतज़ामिया को, सबको मुबारक और नेक ख्वाहिशात। और ये जो मैंने कल भी बात की थी कि ये जो 14 अगस्त है, ये 14 अगस्त जो है ये गुज़रे, जो यानी होता ना कि एक शिफ्ट हो रही है दुनिया, एक जो है ना, जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त से लेके आज तक पाकिस्तान जिन कैंप्स में रहा, अब पाकिस्तान दरमियान में थोड़ा सा ईस्ट की तरफ दुनिया देख रही है, तो पूरा जो है ना, पूरा एक ऑर्डर चेंज हो रहा है दुनिया का। और उस ऑर्डर के अंदर जो है अब जो मैं बात हमेशा कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो भी कुछ होगा वो खित्ते के हालात और वाक़यात तय करेंगे। तो अब आपको आने वाले दिनों में तेज़ी से बड़े फैसले और वाक़यात होते नजर आएंगे। अच्छा, ये उसकी वजह यह है कि चूंकि खित्ते के अंदर और दुनिया के अंदर तेज़ी के साथ वाक़यात हो रहे हैं, तो वो फोर्स कर रहे हैं रियासत को कि रियासत तेज़ी के साथ फैसले करे। कभी कभी ऐसा होता है कि वो कई साल गुजर जाते हैं, स्टेटस को बैठा है, सिस्टम चल रहा है, बस ठीक है, आगे पीछे। कभी कभी ये होता है कि जी वो चंद हफ्तों में या चंद महीनों में आपको ऐसे वाक़यात नज़र आ जाते हैं जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जैसे गुजरे चंद महीनों में हमने देखा। बिल्कुल ठीक है, तहरीक इंसाफ के हवाले से, और फिर उसके बाद गिरफ्तारियाँ, फिर उसके बाद 9 मई, फिर उसके बाद जो कवानीन पास हुए असम्बलियों से जिस तरह, फिर उसके बाद जिस तरह से राजा रियाज साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान बात हुई। मतलब आज शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो, उन्होंने इक़्तिदार की जो राहदारी हैं उनको खुदाफिज कहा, और अनवारुल हक काकड़ साहब ने जिम्मेदारियां संभालनी निगरां वज़ीर आज़म की। और आज रात को आखिरी तवक्को है कि सिंध में भी कोई मामला तय पा जाएगा और बलूचिस्तान में तेज़ी से। अच्छा, ये इसलिए हो रहा है कि इवेंट्स तेज़ हैं। जी, जब तेज़ है ना इवेंट्स, तो अब आप देखेंगे कि 14 अगस्त के रोज़ भी जो है वो परवेज़ इलाही साहब पेश हुए, अदालत ने उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया। एक रात पहले हसन न्याजी जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हसन न्याजी जो हैं वो मरकज़ी मुल्ज़िम के तौर पे नामज़द हैं 9 मई में, और उनका मामला जो है वो जो 102 नाम आए थे कि जिन पे मुंतज़िर हैं कि वो फ़ौजी अदालतों में जाएंगे, उसमें उनका नाम है मुमकिन तौर पर। तो ये अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में ये फैसले जो हैं ये इनकी क्या रफ्तार है। मतलब मैं इस तरह से बात कर सकता हूँ कि जैसे एक हफ्ते के बाद आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे ये तो 3-4 महीनों के फैसले थे, या 2 हफ्तों में आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत अरसे। तो तेज़ इवेंट्स तेज़ हैं, ठीक है। वो क्या उसका रंग रूप होता है वो हम नहीं जानते, लेकिन वाक़यात तेज़ हैं, क्योंकि वजह वही कि खित्ते के वाक़यात हालात तेज़ हैं, और वो मुतालबा कर रहे हैं पाकिस्तान से कि आप ज़रा तेज़ हो जाएं, क्योंकि तेज़ से तेज़ तर होता जा रहा है जो खित्ते के वाक़यात हैं। आरिफ अलवी साहब ने सुबह तकरीर की, उन्होंने उसमें मुख्तलिफ नुकात उठाए कि रियासत के मामलात कैसा होना चाहिए, मुल्क को क्या बात होनी चाहिए क्या। उससे पहले कल रात को शहबाज शरीफ साहब ने अपना अलविदाई ख़िताब किया था, और अब यकीनन जो नए वज़ीर आज़म है वो भी अपनी पॉलिसीज़ के साथ सामने आएंगे। और इस दरमियान जो आर्मी चीफ की कल की स्पीच थी, एक तो
बात उन्होंने यही की कि मायूस नहीं होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह कि उन्होंने कश्मीर का ख़ास तौर पे जिक्र हुआ है कि कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है और जो वहाँ पे मजालिम ढाए जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल हमारी नज़रों में है। और ज़ाहिर है कि मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, तो एक पाकिस्तान की जो एक पॉलिसी है उसका उन्होंने, जो स्टेटिक पॉलिसी जिसे पाकिस्तान की हुकूमत आए जाए कोई स्टेटिक पॉलिसी, उसका उन्होंने दोबारा यादा किया जी उस तकरीर में। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि अवाम और फ़ौज के दरमियान इख्तलाफात और बाकी, लेकिन ये 2-3 बातें उनकी जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट कि एक तो स्ट्रेटजिकली उन्होंने कहा कि यानी कश्मीर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आगे जाएंगे, उसकी वजह ये कि बड़े प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में आ रहे हैं और आने वाले दिनों में सरमायाकारी भी पाकिस्तान में होने जा रही है और जॉब्स आ रही हैं और जो भी कुछ होना है, तो उससे पहले एक स्टेबिलिटी चाहिए। वो कैसे स्टेबिलिटी आएगी, इस्तेकाम कैसे आएगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ माशी इस्तेकाम जो है वो बराह रास्त सियासी इस्तेकाम के साथ वाबस्ता है। और तो ये अब जो है ये आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये मामला किस तरफ जाते हैं, लेकिन इनमें तेज़ी आएगी। ठीक है। अच्छा, इसमें जो 2-3 बातें मैं अब ये बस यहाँ कह के रुकते हैं, अभी यहाँ कह के रुकते हैं। और उसकी वजह ये है कि अब जो तेज़ी आएगी वो तेज़ी सूरत में आएगी कि सूबों की हुकूमतें, मरकज़ की हुकूमत, मतलब एक ट्रांजिशन फेज़ में है। तो इस ट्रांजिशन में होता है ना कि हम इस वक्त कोई हतमी बात नहीं कर सकते कि आने वाले दिनों में ये जो मुल्की इस्तेकाम, मुल्क के अंदर इस्तेकाम है, ये किस सूरत में आएगा। लेकिन ये जो अदम इस्तेकाम और ये सारा, इसको ये ख़त्म होगा, इसको करना पड़ेगा ताकि मुल्क, रियासत आगे बढ़े और अहम फैसले ले सके रियासत। अच्छा, रियासत से मुराद ये है कि मिसाल मैं आपको इस तरह से बताता हूँ। देखें, ये जो अगले 10 दिन है या अगला महीना कह लें, ये बहुत अहम है पूरी दुनिया में। अच्छा, और उस दुनिया में जब आप ख़ित्ते में, दुनिया में रहते हैं, तो फिर आप डिसकनेक्ट नहीं हो सकते। मतलब जो ईरान में हो रहा है वो आप पे असरअंदाज होगा, जो आपके यहाँ हो रहा है उसका कोई ना कोई असर भारत पे, भारत में जो कुछ हो रहा है उसका असर बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका असर, मतलब अब तो बल्कि बॉर्डर से भी हट गए हैं ना, दूर। मतलब जो नाइजर में हो रहा है मिसाल के तौर पे, तो पता चला नाइजर में जो हो रहा है उसका ताल्लुक रशिया से निकल रहा है, एक ताल्लुक है ना रशिया का, बिल्कुल। और चाइना की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो ये आप एक पूरी जो दुनिया में रहते हैं यार, तो उस दुनिया में सरहदें जो हैं वो ऑलमोस्ट यानी हैं भी लेकिन नहीं भी हैं। लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, एकदम ऊँटों में बैठ के और घोड़ों पे बैठ के या पैदल किसी दौर में ख़त लेके जाया करते थे लोग। तो आज तो एक मतलब लम्हा भी नहीं है और आपके पास ईमेल्स और व्हाट्सएप और ये सारा। तो अब ये तेज़ी है आने वाले दिनों में। अब मैं आपको ये बताता हूँ ना, सिर्फ फिर ज़रा आपको बताता हूँ कि यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर भी एक, आप समझ लें कि रियासत के ऊपर एक दबाव है कि अब तेज़ आगे जाएंगे। वजह शुरू करते हैं बिल्कुल पड़ोस से जी, ठीक है। भारत और चाइना के दरमियान आज 19वां राउंड हुआ है, जिसमें जो उनके लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल के ऊपर एक तनाज़ चल रहा है जिसको चाइना नहीं मानता, मैकमोहन लाइन, और हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। 19वां राउंड हुआ है और ये कुछ 7 घंटे से ज़्यादा देर जारी रहा है। और इसमें जो है वो वही बात कि जी उनकी तरफ से यकीनन इस वक्त एक बात भारत की तरफ से हो रही है, बार बार हो रही है। ये चुशल मोल्दो के इलाके में ये हुआ और ये जो है ये डायलॉग इसलिए इसकी अहमियत है क्योंकि डैम चौक और डेस्पेंग और इन जगहों के ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हुई और बाकी जगहों पर भी कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई। जो काफ़ी बड़ा इलाका ऐसा है जो भारत के पास से जा चुका है और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना अपना बना चुका है। और चाइना जब आता है तो आता है, ठीक है, वो किसी सूरत, और वो चाइना का कहना ये कि हमारा इलाका है। मतलब ये चेयरमैन माओ की वो जो मैं हमेशा कहता हूँ कि पाम और 5 फिंगर्स, ये उनकी स्ट्रेटजी है।
अब ये जो आज मुज़ाकरात हुए हैं, इसमें एक कोशिश है, हमारी दुआ है कि ये कामयाब हो जाए। उसकी वजह ये है, देखिए उसकी वजह ये है कि ये ख़ित्ता है, ये रीजन है, इस रीजन में अगर अमन नहीं रहेगा तो दूर से कोई आलमी कुव्वत आके यहाँ पर मदद करने से रही, उनके अपने रोले रप्पे बहुत हैं। और ये चूँकि इलेक्शन का साल शुरू हो रहा है अमेरिका में भी, तो कुछ अरसे के बाद वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स की तरफ चली जाएगी, ठीक है। और वो कहीं पर वो क्वाड और ऑकस और फलाना, वो जल्द से जल्द जान छुड़ाना चाह रही है इस वक्त कि ये हम किसी तरह यूक्रेन से निकलें, जान छुड़ा के यूक्रेन से निकलें। यहाँ पर जो है ये मुज़ाकरात आज के क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं इसमें कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं देख रहा इस वक्त। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है आज के मुज़ाकरात कि पहली बात तो ये है कि दोबारा उनके जो फॉर्मर आर्मी चीफ हैं जनरल नरवाने जो हैं, उन्होंने चंद रोज़ पहले एक बयान दिया और उसमें उन्होंने 2 फ्रंट वॉर का दोबारा जिक्र किया। 2 फ्रंट वॉर जो है वो ज़ाहिर है कि उनकी अपनी स्ट्रेटजी है और वो ये समझते हैं कि 2 फ्रंट वॉर के हमें हमारी बैक वक्त पाकिस्तान और चाइना से जंग के लिए हमको भारत को तैयार रहना चाहिए। और लेकिन उनकी 2 फ्रंट वॉर इसलिए हो नहीं सकती क्योंकि जो बहुत बड़ा इंडियन आर्मी को एक एज रहा है इस तमाम दौर में, वो ये रहा है कि अगर ये LOC पे यानी पाकिस्तान के साथ जो उनका वेस्टर्न बॉर्डर है, इसके ऊपर अगर अमन ना होता तो वो अपनी फ़ौजों को ऊपर यानी नॉर्थ की तरफ मूव नहीं कर पाते। तो ये 2 फ्रंट वॉर कहने में बहुत आसान है और इसको ये मतलब बस कहने में ही आसान है, अल्फाज तक ये चाइना के साथ आप मतलब तसव्वुर भी कोई ना करे कि वो 2 फ्रंट वॉर कोई छिड़ेगी और यहाँ से और उधर से। अच्छा, पाकिस्तान पे दबाव है, रियासत पे, बिल्कुल रियासत पे दबाव है कई मामलात का। मैं अभी दाखिली मामलात की बात नहीं कर रहा। पहली बात तो ये है कि कश्मीर, और वो आर्मी चीफ ने कल बात भी की। दूसरा दबाव ये है कि ये दहशत गर्दी, और ये दहशत गर्दी के अंदर जो है वो ये ख़ास तौर पे उन इलाकों में जहाँ पे CPEC और ये मंसूबे आने वाले दिनों में मुकम्मल आप समझ लें कि अपनी मतलब बस स्टार्ट होने को हैं, तैयारियाँ, चीज़ें, सब कुछ। और पाकिस्तान इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल इसलिए प्ले कर रहा है कि ये जो आपस में ममालिक की, मुख्तलिफ ममालिक की तेज़ी से दोस्तियाँ हो रही हैं और उनके इख्तलाफात ख़त्म हो रहे हैं, पाकिस्तान उनमें एक कलीदी किरदार अदा करता रहा है और कर रहा है, अभी भी खामोशी से करता रहा है। चंद ये इसमें यकीनन चाइना तो आया है, लेकिन चाइना वहाँ पर जो आया है बहुत से इख्तलाफात को ख़त्म करवाने में, तो उसमें वहाँ पर पाकिस्तान का भी खामोश रोल रहा है। और ये बड़ा एक अच्छा, अब पहले मैं ये बात आपसे करता हूँ ना कि ये चाइना और इंडिया के दरमियान मुज़ाकरात में कोई ना कोई पेशरफ्त होती है तो फिर ब्रिक्स का जो इजलास हो रहा है अगले हफ्ते यानी 10 दिन बाद, 8-10 दिन बाद, तो जो ब्रिक्स का इजलास हो रहा है जनूबी अफ्रीका में, जिसमें एक्सपेंशन होने जा रही है और जिसमें मैं नहीं जानता कि कितने मुल्क उसमें शामिल होते हैं, क्या उसमें करेंसी की शायद अनाउंसमेंट ना हो, कमेटियां बन जाएं और वो लोकल करेंसी, वो कह रहे हैं कि डॉलर्स को छोड़ दें, अब लोकल करेंसी में अभी एक्सचेंज शुरू कर दें, मुल्क आपस में एक दूसरे ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी हमने जो रशिया के साथ ऑयल के मामला किए जो थोड़ा सा थमा या फिर दोबारा स्टार्ट होगा, तो लोकल करेंसीज में शुरू कर दी है। और इसमें ये भी खबर आई थी कि इंडिया भी जो है वो रशिया के साथ जो है वो चाइनीज़ करेंसी का इस्तेमाल कर रहा है। तो बात ये सारी कि ये जो ब्रिक्स है ये एक बड़ा मुतबादिल स्ट्रॉन्ग फोरम बनने जा रहा है। अच्छा, अब इसमें ये है अगले हफ्ते 10 दिन बाद, और 1 महीने के बाद G20 समिट में क्या। अच्छा, वो जो ब्रिक्स का इजलास है वहाँ कोशिश हो रही है कि वहाँ पे प्रीमियर शी जिनपिंग और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात हो जाए, लेकिन वो सारा डिपेंड करता है कि ये जो मुज़ाकरात हैं इसमें कोई कंसेशन होता है या नहीं होता। ये अगर बात आगे बढ़ती है यहाँ पे डेस्पेंग और अच्छा, होता ये है कई दफ़ा कि वो बात कह देते हैं कि पेशरफ्त हुई,
मुलाकात वगैरह सारी हो जाती है, बाद में थोड़ी दिनों के बाद वो कहते हैं कि तो इंफ्रास्ट्रक्चर और बन रहा है, तो पुल और खड़े हो रहे हैं, ये तो आगे भूटान तक आ गए हैं, ये तो यहाँ तक आ गए। तो ये एक बड़ा मसला है कि वो चाइना से जो सोर्सेज हैं वो कुछ और कह रही होती हैं, इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ और कह रहा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें इस मुलाकात में चूँकि अस्करी हुकाम भी शरीक थे और सफारती यानी खारजा साइड से भी दोनों तरफ से हुकाम मौजूद थे, तो देखते ही हैं कि यहाँ से क्या खबर सामने आती है। रीजन में पीस होना ज़रूरी है। बिल्कुल। और ये देखें, ये बात मैंने पहले भी कि मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये बड़ी बदकिस्मती के सार ख़त्म हुआ। पहले सार ख़त्म हुआ, फिर SCO की मीटिंग्स हमने देखी, फिर हमने वो देखा कि और ये इंडिया की जाहिर अपनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है हम तो, लेकिन वो यहाँ से SCO की मीटिंग छोड़ के वो अमेरिका चले गए, वहाँ से कोई सर पैर अभी तक पता नहीं कि क्या होना है क्या नहीं होना, वहाँ से कौन से डीलिंग्स हुई थी, क्या हुआ था, वो सब हवा में मोहलक हैं। और जाहिर है कि भारत भी इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहा है 2024 में, पाकिस्तान भी 2024 में या इस साल के आखिर में या 2024 के शुरू में जो भी पाकिस्तान इंतखाबात की डेट आती है। लेकिन मैं आपको सिर्फ कह रहा हूँ कि इवेंट्स आप देखें, ये मुलाकात में कुछ होता है तो इसका असर ब्रिक्स पे पड़ेगा और G20 जो अगले महीने इंडिया में, और उसके साथ ही इसी हफ्ते यानी अब आप देखें कि ये कितनी बड़ी कितनी मुस्बत तब्दीलियां हैं कि 17 तारीख को ईरान के वजीर खारजा सऊदी अरब आ रहे हैं। ईरान के वजीर खारजा सऊदी अरब आ रहे हैं यानी इस जुमेरात को। सर, दोनों मुल्कों में सफारत खाने खुल गए हैं। आज मशहद में भी सऊदी जो काउंसुलेट है उसने काम करने शुरू कर दिए। और ये दोस्ती किसने करवाई है? चाइना ने। सऊदी अरेबिया और ईरान की, यानी जिसकी वजह से बहुत से इश्यूज खत्म होने शुरू हो गए हैं। इन मिसाल के तौर पर यमन के अंदर अब आपको खामोशी नजर आ रही है, ठीक है। और एक कोशिश जो हुई थी, यानी अब आप ये देखें कि सऊदी अरेबिया ने अपनी पूरी कोशिश की और सऊदी अरेबिया ने बड़ी ज़बरदस्त कोशिश की कि उन्होंने अपने यहाँ यूक्रेन की समिट करवाई, यूक्रेन पीस समिट। और सऊदी अरेबिया वो असल में अमेरिका यानी जैक सल्लिवन उसमें पहुंचे, उसमें यूरोप पूरा मौजूद था, उसमें यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी आए, लेकिन उसमें उसकी खूबसूरती ये थी कि चाइना की तरफ से भी उनके खुसूसी नुमाइंदे जो हैं वो शरीक हुए। लेकिन उसमें रशिया चूंकि नहीं था तो ये तासुर एक कायम करना शुरू किया यानी मुख्तलिफ जगहों पे कि शायद जो अमेरिका का फार्मूला है और वो जो मतलब उसमें रशिया नहीं है तो रशिया साथ ही जंग शुरू हो गई, तेज़ी आ गई जंग में। यूक्रेन की जंग, ये मैंने आपसे कहा ना कि इस वक्त तो वो कहते हैं ना वक्त नहीं है, मतलब तेज़ी से आगे जो फैसले तेज़ी से करें रियासतें और बताएं कि भाई क्या आपकी क्या पॉलिसी है, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी क्या है आपकी ईयर्स टू कम के लिए। ठीक, वक्त इंतज़ार नहीं करता, वो वक्त आगे बढ़ जाता है। वो कौमें जो पीछे रह गई, जो आगे बढ़ गई वो आगे बढ़ गई, जो थोड़ा सा पीछे रह गई वो फिर स्पीड तेज करती हैं, ठीक है। तो उसमें जो है अब आप ये देखें कि वो एक तासुर पैदा हुआ कि जी ये जो उसमें रशिया नहीं है। अच्छा, रशिया और यूक्रेन ने जंग में तेजी आ गई वहाँ पे, ठीक है। वो क्रीमिया ब्रिज जो ज्वाइन करता है बीच में, उस पर बॉम्बिंग हो रही है, ड्रोन्स गिर रहे हैं, रशिया ने आगे से किया सारा जवाब दिया। और ये तासुर बना कि शायद चाइना और रशिया के दरमियान, और ये तासुर मगरबी मीडिया ने दिया कि जी चाइना और रशिया के दरमियान जो है वो एक खिटपिट हो गई है और चाइना जो है इस समिट में आ गया, और शायद इस समिट में चूंकि जैक सल्लिवन भी हैं, ये भी हैं, तो सारे मामला तो रशिया साइड पे चला गया है, आइसोलेशन में चला गया था। अब जनाब आज से वहाँ पर स्टार्ट हो रही है मॉस्को में मॉस्को सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। अच्छा, ये मॉस्को सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो है ये काफ़ी सालों से है, लेकिन अब ये हालिया अरसे में तो ये बड़ी इंपॉर्टेंस अख्तियार कर गई है कि कौन से मुल्क वहाँ शरीक होते हैं। उन्होंने वहाँ पे मॉस्को में बुलाया तकरीबन 100 मुल्कों को, दुनिया की दावत दी है उनके नुमाइंदों को, और साथ ही उन्होंने जो है वो तकरीबन 8 के करीब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनसे कहा है कि आप भी इसमें, आपके मंदूबीन भी शरीक हों। उसमें शिरकत के लिए मॉस्को चाइना के वजीर दिफा आ रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ मॉस्को नहीं आ रहे। अगर मॉस्को आते तो एक बात हमें बड़ी समझ आती है, वो बड़ी क्लैरिटी के साथ समझ आती है कि चाइना और मॉस्को के दरमियान, यानी बीजिंग और मॉस्को के दरमियान एक मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है,
अभी उनकी एक्सरसाइजेस ख़त्म हुई हैं, अभी उनके मतलब वो एक जो इंटरनेशनल ऑर्डर है इसको चैलेंज कर रहा है चाइना, और उसके साथ दूसरे ममालिक भी चैलेंज कर रहे हैं। सबसे बड़ी मिसाल तो नाइजर है ना भाई, नाइजर ने चैलेंज कर दिया उस ऑर्डर को, तो पूरी साहिल की पट्टी ख़त्म। वो मोहम्मद बौजाम के ऊपर वो कह रहे हैं कि हम गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे, जिनके लिए विक्टोरिया न्यूलैंड आई थी, जो कि हाँ वो हमला नहीं कर पा रहा, उनका मुल्क है, साथ नाइजीरिया है, उन कबाइल हैं, उन्होंने साथ रहना है। तो वो जो जिसको पकड़ा हुआ था उन्होंने, जो अपने पुराने सदर को गिरफ्तार किया हुआ था, उस पर इल्ज़ाम लगा, उस पर गद्दारी का मुकदमा इसलिए चला रहे हैं कि उन्होंने गिरफ्तारी के दौरान बाहर की कुव्वतों से रब्ता किया कि मुझे छुड़ाओ, यानी चाहे मेरे मुल्क पे हमला कर दो लेकिन मुझे छुड़ाओ कैद से। तो अब गद्दारी का मुकदमा जिसमें सजा मौत हो सकती है। उम्मीद है कि ये मामला तय हो जाएंगे क्योंकि सफारतकारी भी शुरू है, ठीक है। लेकिन नाइजर ने चैलेंज कर दिया ना। अच्छा, और साथ ही वहां पर रशिया के फेवर में नारे लगने शुरू हो गए। इन्वेस्टमेंट किसकी है? चाइना की। ये ध्यान में रखें, चाइना खामोश, बिल्कुल चाइना खामोश। और उसके बाद ये सब, अब जनाब चाइना के वजीर दिफा मॉस्को आ रहे हैं और कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं, ये कोई इशू नहीं। लेकिन एक दूसरा जो उसका इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये जो उनका 5-6 रोजा दौरा है, इसका दूसरा हिस्सा बेलारूस में होगा। यानी चाइना के जो वजीर दिफा हैं वो बेलारूस जाएंगे। बेलारूस वो जो कि यूक्रेन, यानी आप समझ लें कि सबसे बड़ा इस वक्त स्ट्रेटेजिक एलाय अगर कोई रशिया का है तो वो बेलारूस है। तो बेलारूस चाइना के वजीर दिफा का आना, और साथ ही ये कहना कि हम बेलारूस का मतलब है कि बिल्कुल यूरोप भी अब एक मिनट ठहर जाए, अभी तो हम बेलारूस के साथ ये यानी मॉस्को के साथ कर रहे थे बेलारूस को, तो बेलारूस चाइना के वजीर दिफा का आना, ये वो इवेंट्स हैं। और साथ ही वो जो कोशिश अमेरिकन ने की कि जी किसी तरह सऊदी अरेबिया और इसराइल के दरमियान मामला बेहतर हो जाएं, और मामला सऊदी अरेबिया तो अपने, और उसकी शराइत क्या है कि जी मामला बेहतर हो जाएं, हम असला दे देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे सऊदी अरेबिया, लेकिन कंडीशन ये है कि टेक्नोलॉजी ख़त्म की जाएगी चाइना की। और यानी ये हुआवे की जो क्या अमेरिका की पोजीशन है कि डॉक्टर साहब वो कन्विंस करा सके? नहीं, सऊदी अरेबिया कभी नहीं जाए। सऊदी अरेबिया नहीं, ये मुल्क बड़े तगड़े हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, तुर्की, ये मुल्क दरमियान में। और ये वो इनकी वही पोजीशनिंग है जो पाकिस्तान की पोजीशनिंग है, ठीक है ना। पाकिस्तान एक खामोश से एक, आप समझे ना कि जिसमें यूरोप भी है सर, एक ब्रेक, अमेरिका भी, यानी अमेरिका से भी ताल्लुका ठीक है, यानी अमेरिका भी देख रहा है कि भाई ये तो सारा ही हमारे हाथ से निकल, ये तो मतलब आप तस्वुर नहीं कर सकते ना कि यानी सऊदी अरेबिया और यूएई के ऊपर हर थोड़े दिन के बाद वो एक खबर लगा देते हैं, जब वो कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, खबर लगा देते हैं कि यहाँ मिलिट्री बेस बन गई चाइना की, ये बन गया वो। ये जो इवेंट्स हो रहे हैं ना सारे, अच्छा फिर आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट्स किन की है? सऊदी अरेबिया, चाइना, यूएई, चाइना, ठीक है, रशिया। अच्छा, आप सबसे ताल्लुकात हैं आपके यूक्रेन से भी हैं, बिल्कुल। यानी आपकी वही पोजीशनिंग है जो सऊदी अरेबिया की है, जो चाइना की है, जो टर्की की है, जो यानी आप यूक्रेन के साथ, मॉस्को के साथ, यानी किसी भी मरहले पे आप दरमियान में सुलह कराने की पोजीशन में, और चाइना के साथ भी, अनलाइक इंडिया, और अमेरिका के साथ भी, बिल्कुल बिल्कुल अनलाइक इंडिया जिनका फटा चल रहा है। सर एक ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। नाज़रीन एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, खित्ते के मामलात पर आप बात कर रहे थे और आपने कहा कि किस तरह से जो पाकिस्तान की पॉलिसी है बैलेंसिंग एक्ट की, इसकी वजह से पाकिस्तान को किस तरह से फ़ायदा हो सकता है और कितनी मुश्किलात से बच सकता है पाकिस्तान को? मुश्किलात तो खैर रीजनली और ग्लोबली तो हर मुल्क इम्पोर्टेंट फैसले कर रहे हैं ना। देखें आज अगर मैं आप ये मिसाल देखें, आप सऊदी अरेबिया जो है, अमेरिका सऊदी अरेबिया और इसराइल के दरमियान दोस्ती कराने में उसको सिर्फ एक बात का यकीनन इंटरेस्ट है, और वो ये है कि चाइना यहाँ से निकल जाए। बिल्कुल। और सऊदी अरेबिया जो है वो किसी सूरत चाइना, सऊदी अरेबिया तो एक, या यूएई या ये साथ, देखें जब ये अब्राहम अकॉर्ड्स भी हुए थे तो ये स्टांस था उस वक्त कि जी 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। ये आज की जो 5th स्लाइड अगर हम दिखा सकें,
जो इजरायली न्यूज़पेपर की आर्ट्स की कि फॉर पैलेस्टीन इसराइल सऊदी नॉर्मलाइजेशन वुड बी डिजास्टर्स, उनके लिए कुछ नहीं है इसमें, ये सारा चाइना को यहाँ से, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये अमेरिका को भी पता है, उनके भी वाशिंगटन पोस्ट में आज ऑप-एड छपे हुए हैं, रोज़ छप रहे हैं कि जी ये पॉसिबल नहीं है कि ये पोजिशनिंग जो है, इस पोजिशनिंग से सऊदी अरेबिया कोई भी मुल्क हटे कि वो कहेगी जी फ़लस्तीन है ही नहीं, फ़लस्तीनी नाम की कोई वजूद ही नहीं है किसी कौम का या कोई किसी खित्ते का, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब आ गया है एंटर चाइना। चाइना ये जहन में रखें कि महमूद अब्बास को बुला चुका है और चाइना कह चुका है कि हम फ़लस्तीनी और इसराइल का तनाज़ा ख़त्म करवाएंगे। देखना ये कि वो कैसे ख़त्म करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो अब जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ये एक दुनिया का ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है और उस ग्लोबल ऑर्डर में ये जो मैंने पहले बात की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की किसी से इस वक्त जंग नहीं है, पाकिस्तान पूरा मन, लेकिन जो पाकिस्तान के जैसे एक दहशतगर्दी का मामला है जो कि आप रीजन से कनेक्ट कर सकते हैं, या दूसरा मामला कश्मीर का है, या ये कि बाकी जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स आनी है उसके अंदर, उसके लिए बेचैनी ख़त्म होनी चाहिए, मुल्क में इस्तेकाम आना चाहिए, सियासी इस्तेकाम आना चाहिए। मैं कराची में था अभी 1-2 रोज़, तो बहुत से लोगों से बात हुई, आम लोगों से, तो आम जो यानी हमारी तरह के आम राह चलते लोग हैं, तो एयरपोर्ट पे कहीं किसी बाज़ार में किसी, तो वो मुझे कराची के हालात कैसे हैं, तो पहली बात तो चलें वो महंगाई और उसको छोड़ दें, वो एक बात उन्होंने की कि जी स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया। अच्छा, स्ट्रीट क्राइम का क्या मतलब है? स्ट्रीट क्राइम बढ़ने का मतलब ये है कि टेलीफोन्स, मोबाइल छीने जा रहे हैं, पैसे छीने जा रहे हैं, और ये भी नहीं है कि जी मोबाइल छीन, मतलब कोई आता है पिस्टल निकाल के कहता है कि जी मुझे मोबाइल दो, तो बंदा मोबाइल दे भी दे तो भी गोली मार देते हैं। पहले ये होता था कि मोबाइल छीन के और फिर बंदा कहता था जान छोड़ दो मेरी, मोबाइल निकाल के पैसे निकाल के दे दिए और वो चले गए। अब ये होता है कि वो गोली मार देते हैं मोबाइल लेके भी। तो ये स्ट्रीट क्राइम, अच्छा अब ये स्ट्रीट क्राइम क्यों बढ़ रहा है, इसकी क्या रूट कॉज है कि अचानक स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, अचानक कोई गैंग्स बनने शुरू हो गई है? उसकी बुनियादी रूट पे आप जाएंगे पीछे तो आपको पता चलेगा कि महंगाई और बेरोजगारी। जितनी महंगाई और जितनी बेरोजगारी और जितनी एक तरह से एक नाउमीदी की लोगों के अंदर एक सूरत हाल बनी हुई है कि जी पता नहीं क्या बनेगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो जब तक आपको चीज़ें होती हुई नज़र नहीं आएंगी ना, तो ये लोग कहेंगे कि 1 मिनट यार कुछ नहीं हो रहा। यही पाकिस्तान में ही अगर आप देखें तो आप मोटरवे पे चढ़ जाएं, लाहौर से इस्लामाबाद आने वाली मोटरवे पे, तो आपको मोटरवे की पुलिस बिल्कुल वैसी मिलेगी जैसे आपको किसी बेहतरीन मुल्क में आपको पुलिस मिलती है। जब आप सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं वो ठीक कर लेते हैं। इशू ये है सारा कि वो अब उसके वो अलामत है, जो सड़क पे वो जो मोटरसाइकिल वाला मोबाइल छीन रहा है एक नौजवान, वो अलामत है उन प्रॉब्लम्स की जो उसने घरों में फेस कर रहे हैं, लड़कियां, लड़के, बड़े, क्योंकि वो घर का, अच्छा ये ब्लैक इकोनॉमी कैसे ख़त्म करेंगे आप? बिजली का बिल कैसे देंगे अगर आप एक खूंटा नहीं डालेंगे? तो जब तक ये इश्यूज जो हैं ये ख़त्म नहीं होंगे, ये बेचैनी लोगों में रहेगी और एक उम्मीदी नाउमीदी सी, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और किसी भी कौम के अंदर सबसे ज़्यादा ये होता है कि जब नाउमीदी वाली फैक्टर आ जाए ना, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, नफसियाती जंग, कुछ नहीं होगा जी ऐसे बैठे, मगर इवेंट्स तेज़ होंगे अब। अच्छा ये क्योंकि उसकी वजह ये कि ये एक बका समझ लें आप, रियासत की जो सर्वाइवल का होता है ना कि अब आपने करना, यू हैव टू डू इट, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है। और आप एक ऐसी जगह पे खड़े हैं तारीख में जहां बड़े फैसले आपने करने हैं। आपने करेंसी, ये जैसे हुआ रशिया के साथ मामला, मतलब मैंने कहा गवर्नमेंट्स को आप ज़रा साइड पे करें, मुल्क की बात करते हैं ना। अब आप देखें रशिया के साथ आपने अपने रखे, लेकिन साथ ही आपने यूक्रेन से भी रखे हुए हैं, टर्की की तरह, सऊदी अरेबिया की तरह, चाइना की तरह। यानी आप ये नहीं कि आप जो है वो बेलारूस नहीं है, आपके बेलारूस से भी ताल्लुकात हैं। यानी आपने इस वक्त दरमियान में ऐसे रखा हुआ है, और आपके चाइना से, आप चाइना के सबसे बेहतरीन दोस्त हैं, यानी और अमेरिका के भी, अब अमेरिका ने भी आपको जो है वो आज मुबारकबादें आई हैं अमेरिकन की, तो आप दरमियान आप जो हैं, अच्छा ये पोजीशन अनलाइक इंडिया ने, देखें उनको किसी तरह से ये मामला अपने ठीक करने हैं, चाइना के साथ अपने मामला ठीक करने हैं उनको, उस मणिपुर वगैरह में जो मैनमेड, मुझे नहीं पता कि क्यों वो क्राइसिस को बढ़ाते जा रहे हैं, और वो बढ़ रहा है क्राइसिस पे, आप बाद में बात करेंगे। और मुझे ये भी नहीं पता कि ये इन्होंने एनालिसिस कैसे किया ये दोकलाम के बाद, मतलब ये, क्योंकि जी शंकर के तो हम हमेशा तारीफ करते हैं, उनके जो वजीर खारजा हैं वो बड़े ज़बरदस्त डिप्लोमेट हैं। ये असेसमेंट कैसे हुई कि जी दोकलाम के बाद चाइना चला गया है
और अचानक फिर बहुत अरसे के बाद जब ये वाकया पेश आया तो फिर वो सैटेलाइट इमेजेस आने एकदम आने शुरू हो गई कि जी वो तो चाइना तो मौजूद था। ये असेसमेंट कैसे हुई? इसी तरह से ये बाली में समिट हुई है पिछले साल, तो वहाँ पर एक मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर मोदी की उनके और चाइना की शी जिनपिंग की। लेकिन अब दो हैं, अब है ब्रिक्स की एक्सपेंशन। इंडिया जो नहीं चाहता कि एक्सपेंशन हो, कि एक्सपेंशन हो जाती है, सऊदी अरेबिया आ गया, यूएई आ गया, ईरान आ गया, पाकिस्तान भी जा रहा है ब्रिक्स में, आने वाले दिनों पाकिस्तान ब्रिक्स में होगा। ये सारे मुल्क अगर आ गए तो इंडिया उसमें दरमियान में, क्योंकि चाइना डोमिनेट कर रहा है ना इसको, ये चाइना का फोरम है, ठीक है, इसमें ब्राजील है, इसमें रशिया है, तो उसमें साउथ अफ्रीका है जहाँ पे मशकें हुई हैं चाइना और रशिया की चंद महीने पहले। तो बात यह कि वो इसमें तो ऑड जगह पे हैं दरमियान में आप, तो अब उस ऑड जगह में आप नेटो में हैं, आप उधर आपका, अच्छा एक अजीब सी बात कि इंडिया हमसे लड़ नहीं सकता, चाइना लड़ नहीं सकता, चाइना साउथ चाइना सी में फंसा हुआ है। ये पता नहीं असेसमेंट कौन, ये असेसमेंट जो समझदार लोग हैं ना, ये उनके असेसमेंट्स नहीं है। उनके असेसमेंट्स ये हैं कि टू फ्रंट वॉर होनी ही नहीं, वन फ्रंट वॉर भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आप पहले खत्ते में एक जरा सुकून, लेकिन वो कैसे पॉसिबल है? लेकिन अब पाकिस्तान के लिए कैसे पॉसिबल है? यानी इतना दबाव है इस वक्त कि जी ये कश्मीर के ऊपर, मतलब आपने क्या किया, ठीक है, और यहाँ पर जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं वो उनके अंदर आप जाएं तो सेंटिमेंट है, और वहाँ मकबूजा कश्मीर में भी एक सेंटिमेंट। तो ये जिसकी कल बात जो की आर्मी चीफ ने कश्मीर के हवाले से दोबारा, तो ये है कि आपने इसमें से निकलना है बतौर रियासत, इस डिप्रेसिव फेज में से, ठीक है। वो छोटा सा प्यारा सा बच्चा कहता है पीछे तो देखो, पीछे नहीं देखो, आगे देखो। उस बच्चा जो प्यारा सा बच्चा है, उसका नाम ज़हन से निकल गया, मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन तो आगे देखो, आगे तो देखो, आगे तो देखो, मतलब जो आगे है ना वो इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मुझे कई लोगों ने कहा कि जी वो बच्चे बाहर जा रहे हैं। मैंने कहा ये जो कुछ होने वाला है ना आने वाले चंद महीनों में, या जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, मेरा ख्याल है कि कुछ अरसे में ये रियासत उसको यानी उसको खोलना शुरू करेगी, तो पता चले कि कितनी जॉब्स हैं, कितनी नौकरियां पैदा हो रही हैं, और कितने, और वहाँ आप देखें नहीं, फिर इसमें आप देखें कि ये वेरिएबल्स कितने आ रहे हैं। मतलब ये हवाई जो है, जो जजीरा ज़बरदस्त पैसिफिक में वहाँ जो आग लगी है, उसमें यानी जो जंगलों में आग वो शुरू कैसे हुई मैं नहीं जानता। अब वो उसमें कल बाद में बात कर सकते हैं कि क्या वहाँ पे, लेकिन 100 बंदा जल के मर गए, ठीक। अब वो मतलब हर साल नहीं ये बड़ी ये आग जो है, ये यानी गर्मी से लगी है या किसी बंदे ने लगाई है जंगलों में, लेकिन वो आग जो है उसके पूरे गांव तबाह हो गए, पूरे शहर तबाह हो गए। तो खूबसूरत बीचेस, 100 बंदा जल के मर गए। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये लंदन में हुआ था, ये यूरोप में हो रहा है, ये बिल्कुल एक मौसमियाती तब्दीलियां आ रही हैं पूरी दुनिया में। इनको सामने रखते हुए लॉन्ग टर्म, पहले होता था ना वो ठेकेदार से पूछ लें, वो उससे पूछे, अब ये होता है कि आप वहां पर जब आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करने हैं तो आप क्लाइमेट आने वाले दिनों में कैसे होगी, मौसम, उनसे भी आपने मशवरा, वो भी आपका पार्ट होंगे प्लान्स का कि जी यहाँ 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद जो मौसमियाती क्लाइमेट चेंज आ रहा है, जो मौसमियाती तब्दीलियां आ रही हैं पूरी दुनिया में, जिसमें सैलाब भी हैं, जो ग्लेशियर्स पे गल रहे हैं, कहीं बारिशें शुरू हो रही हैं, अचानक बारिश शुरू हो जाती है, आप देखें ना, अचानक बारिशें हो गई, बंद हो गई। ये लोग इसको एक तरह से एंजॉय करके कोई बात नहीं हो गया, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है फसलों पे, इसका आपके प्रोजेक्ट्स पे, और फिर आबादी की माइग्रेशन देखें ना, आबादी किस तरफ, लोग कहाँ जाके रहते हैं। तारीखी तौर पे लोग वहाँ रहते हैं जहाँ पानी होता है, जहाँ खुराक होती है, जहाँ वसाइल होते हैं, मतलब है कि बहुत सारे वसाइल होते हैं। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। तो ये सारे इवेंट्स हैं जो फोर्स कर रहे हैं पाकिस्तान को कि ये अपनी अंदरूनी मैन मेड क्राइसिस जल्दी खत्म करके, और वो आगे तो देखो आगे वो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों के तो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।